हेलो स्टूडेंट्स, पौधों के विभिन्न भाग नाम का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस वाली क्लास में, जिसका नाम है जड़ों के रूपांतरण। इससे पहले हमने जड़ के प्रकार पढ़े थे, निर्माण होने के आधार पर, उनके कार्य करने के आधार पर, लेकिन आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जड़ों के रूपांतरण। यानी जड़ें कौन कौन सा रूप धारण कर सकती है, किस किस रूप में पाई जाती है, किस किस अवस्था में कहाँ कहाँ देखी जा सकती है, किस भाग में देखी जा सकती है। इस आधार पर अपन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, यानी जड़ों के रूपांतरण। इसमें पहली लाइन लिखेंगे, यह विभिन्न प्रकार के पौधों में, विभिन्न प्रकार के पौधों में निम्न प्रकार से रूपांतरित होकर पाई जाती है। अब इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल लेने वाले हैं अपन, उसका नाम है स्तंभ मूल। स्तंभ मूल, और इसको अपन एक और नाम देते हैं, वैसे तो स्टेम रूट कहेंगे, स्टेम रूट, लेकिन अपन इसको एक और नाम दे रहे हैं यहां पर प्रोप रूट, प्रोप रूट्स। अब क्या होता है, जैसे आपने बरगद का पौधा देखा होगा, बरगद का जो पौधा होता है अच्छा खासा फैला हुआ प्लांट होता है ये, और इसकी स्तंभ से जो शाखाएं निकली उनसे आपने देखा होगा कि एक इस तरह की शाखाएं निकलती है, मतलब स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं। वैसे तो ये फाइनली कहां तक जाती है, ये स्ट्रक्चर्स जमीन के अंदर तक। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो बनियान ट्री होता है या फिर ये जो बरगद का पादप है, इसका भार काफी ज्यादा होता है, तो ये अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता। संतुलित नहीं रख पाता तो ये हो सकता है किसी भी एक तरफ गिर जाए। तो जिस प्रकार से तंबू वगैरह लगाए जाते हैं तो उनको चारों तरफ से रस्सियों से बांधकर संतुलित किया जाता है, उसी प्रकार से इस बरगद के पौधे को, इसके तने को सुरक्षित रखने के लिए, यानी एक तरफ अच्छे से स्थापित रखने के लिए, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए, इस पौधे के चारों ओर से इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती है। ये जड़ें हैं। अब जड़ें तो मुख्य रूप से कहां से निकलती है? भूमि के अंदर, लेकिन ये जो शाखाओं से निकली है ये भी क्या है? जड़ें। अब ये जड़ें क्या करती है? इसे जमीन के अंदर धंसकर इस पौधे को चारों तरफ से एक संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। अब मुख्य बात क्या है कि ये निकली कहां से है? स्तंभ से, स्तंभ की शाखाओं से, इसलिए इसका एक नाम है स्तंभ मूल। लेकिन बरगद में जो स्तंभ मूल है इसको किस नाम से जाना जाता है? स्टेम रूट तो इंग्लिश में कहते हैं इसी, लेकिन यहां पर किस नाम से जानेंगे अपन इसे? प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स क्या कार्य करती है? अब कार्य अगर पूछ ले कोई तो ये कार्य करती है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा ओब्लिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। लेकिन इसके अलावा इसका और कार्य क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्रोप रूट्स है ये यांत्रिक सहारा या संतुलन बनाए रखने का ही कार्य करती है, ये इसका और भी अन्य कार्य है, तो इसका और भी अन्य कार्य है। जो कार्य ये वाली जड़ें करती है वही कार्य ये वाली जड़ें भी करती है। ये इस भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं। तो इसके अतिरिक्त इसका एक कार्य होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवण का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? जल, यानी मिनरल वाटर, जल व खनिज लवणों का अवशोषण। तो ये दो कार्य है, लेकिन जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? इसका यांत्रिक सहारा प्रदान करना, क्योंकि जल और खनिज लवणों का अवशोषण तो ये वाली रूट्स भी कर लेगी। तो यहां पर अपन सबसे पहले ये डायग्राम भी बनाना चाहो बना लो आप। यहां पे सबसे पहले अपन एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में, यह जड़ें पादप शरीर के
स्तंभ ओब्लिक तने की शाखाओं से निकलती है तथा भूमि की ओर बढ़कर भूमि के भीतर प्रवेश कर जाती है। सेकंड पॉइंट है अपने पास, यह जड़ें इन जड़ों का मुख्य कार्य पेड़ को यांत्रिक सहारा ओब्लिक, यहां लिख देता हूं मैं, ओब्लिक संतुलन प्रदान करना है। लेकिन हमने पढ़ा कि ये तो इसका मेन फंक्शन है, लेकिन अगर अदर फंक्शन भी पूछ लिया जाए तो अपने को क्या टिक करना है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य भी करती है ये वाली रूट्स। लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है, अगर मेन फंक्शन पूछे तो वो यही होगा, यांत्रिक सहारा या संतुलन यानी बैलेंस प्रदान करना। क्योंकि जल और खनिज लवणों का अवशोषण ये तो करती है ही सही, लेकिन ये वाला काम तो ये भी कर लेती है, पानी को, खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करना। तो ये इनका मुख्य कार्य नहीं है। इनका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य एक ही, यांत्रिक सहारा और संतुलन प्रदान करना। लेकिन इनका एक और कार्य है जो ये भी कर लेती है, वो कॉमन फंक्शन हो गया दोनों रूट्स के लिए, ये वाली रूट्स और ये वाली रूट्स, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, स्तंभ मूल के लिए पहला पॉइंट ये लिखा अपन ने, सेकंड पॉइंट ये लिखा, तीसरा पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं, इन जड़ों यह जड़ें भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं। लेकिन ये इसका मुख्य कार्य नहीं है, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य सिर्फ क्या है, यांत्रिक सहारा या संतुलन प्रदान करना। एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पर, बरगद, यहां तक नोट कीजिए आप। ये तो एग्जाम्पल हुआ अपने पास बरगद यानी स्तंभ मूल का। लेकिन अब जो सेकंड टॉपिक आ रहा है अपने पास, उसका नाम है अवस्तंभ जड़ें, स्टिल्ट रूट्स। बिल्कुल सेम ऐसा कैसा है प्रोसेस उसका भी, वो भी स्तंभ से ही निकलती है, लेकिन फिर भी उनको अलग से नाम दिया गया है, अलग से पढ़ा जाता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक लेते हैं अपन, अविस्तंभ जड़ें। बिल्कुल वही नाम है जो पहला टॉपिक था हमारा, स्तंभ जड़, स्तंभ मूल। लेकिन अब जो नाम है उसके नाम के पीछे लग गया अव, यानी सेकंड प्रकार की जड़ें पढ़ रहे हैं अपन, अव स्तंभ मूल। इनको इंग्लिश में कहते हैं स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। ये क्या होता है, जो कोई प्लांट है उसका जो तने का निचला भाग होता है वहां से निकलती है इस तरह से, और ये इस तरह से निकलकर जमीन में धंस जाती है। इसका कार्य भी वही है, ये भी किससे निकली है, स्तंभ से, इसलिए इसको नाम दिया अविस्तंभ मूल। और इसका कार्य अगर पूछे तो इसका कार्य भी वही है, यांत्रिक सहारा या संतुलन प्रदान करना।
इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर, यह जड़ें पादप तने यह जड़ें पादप तने के पर्व संधि जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में संधियां पाई जाती है इस तरह से, यहां से रूट्स निकली रहती है गन्ने में, और जो नीचे वाला भाग होगा संधि, वहां से ये निकलकर अंदर की तरफ धंस जाती है। ऐसे ही आपने मक्का पौधे में भी देखा होगा, और भी एग्जाम्पल है, जैसे अपना चीड़ का पादप है, बांस है, जो सबसे बड़ी घास होती है बांस, उसमें भी इस प्रकार की जड़ें निकलती है, चीड़ में निकलती है, गन्ने में निकलती है, मक्का में निकलती है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं इस अविस्तंभ मूल के, ये तने से निकलती है, लेकिन निचले भाग से ज़्यादातर निकलेगी, जो जमीन के अंदर जाएगी। ऊपरी भाग से भी निकलेगी, लेकिन ये ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती। जो भूमि के सहारे से निकलती है संधि भाग से, वो जमीन के अंदर एंटर होगी और क्या प्रदान करेगी, यांत्रिक सहारा या संतुलन। यह जड़ें पादप तने के पर्व संधि वाले भाग से निकलती है तथा यह जड़ें भूमि में प्रवेश करके, यह जड़ें भी भूमि में प्रवेश करके पादप शरीर को यांत्रिक सहारा ओब्लिक संतुलन प्रदान करती है। अब इसके बाद अपने पास एक और मैटर ये आता है, अपन ये भी लिख सकते हैं कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी करती है। यह जड़ें भी भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। लेकिन मुख्य कार्य अपने को यहां पे भी क्या लिखना है, स्टार लगा लेना यहां पर, के दो कार्य अपन ने लिखे। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, संतुलन यानी बैलेंस प्रदान करती है, और साथ में अंदर जाकर ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी करती है, मुख्य जड़ों के समान। लेकिन फिर भी इनका मुख्य कार्य पूछे तो अपने को एक ही लिखना है, भले ये दो फंक्शन कर रही है, यांत्रिक सहारा संतुलन प्रदान करना और खनिज लवण जल के साथ अवशोषित करना, लेकिन इनका मुख्य कार्य पूछे तो एक ही लिखेंगे अपन कि ये यहां से निकलकर अंदर जा रही है, तो मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा। लिखिए, देखो यहां पे क्या होता है, इन्हें रेशेदार जड़ों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, चीड़, बांस, इनमें इनको नाम दिया गया स्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट्स। इसे मैं मिटा देता हूं। इसके एग्जाम्पल लिखिए आप, गन्ना, मक्का, चीड़, बांस, एक और लिखना चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल, लाल मैंग्रोव भी के एग्जाम्पल है इसका, बांस व लाल मैंग्रोव आदि। यह आपका कंप्लीट हुआ अविस्तंभ मूल, जो गन्ने का प्लांट है। मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाना चाहो तो गन्ने का बना लेना, ये यहां भूमि के पास उग रही है,
तो इससे जो जड़ें निकलती है और भूमि के अंदर चली जाती है, यहां से भी निकलेगी लेकिन अपेक्षाकृत छोटी होगी। तो ये जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें हैं, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? अवस्तंभ मूल। और इंग्लिश में अपन कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये लो, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चीड़, बांस, लाल मैंग्रोव, काफी है। इसके बाद अपन चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, यानी तीसरे प्रकार की रूट्स, जो मॉडिफाई रूट्स का एग्जाम्पल लिखने वाले हैं अपन। उसका नाम है श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स। अब जड़ों का मुख्य काम तो क्या है? हमने देख लिया, सहारा भी प्रदान किया, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण भी किया, श्वसन भी करती है, रेस्पिरेशन भी करती है। लेकिन अगर भूमि के अंदर दलदल जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो दलदल में ऑक्सीजन की क्या पाई जाती है? कमी। तो मजबूरन उन जड़ों को भूमि के अंदर से, यानी उस दलदल के अंदर से बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर जब निकलेगी तो जमीन से बाहर निकलकर वायुमंडल से श्वास लेने लगेगी। तो इसी प्रकार की जड़ों को किस नाम से जाना जाता है? श्वसन मूल। तो तीसरे प्रकार की जड़ देखिए आप, मॉडिफाई रूट, श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स। पहले मैं समझा देता हूं इसे कि ऐसे स्थान जहां पर दलदल पाया जाता है, दलदल या फिर लवणीय भूमि, और लवणीय के साथ साथ दलदलीय भूमि, मार्शी प्लेस या सलाइन प्रकार की, तो ये लो, दलदली व लवणीय भूमि। अब यहां पे दलदल स्थापित है, काफी दलदल हो चुका है यहां पर। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जिस स्थान पे दलदल होता है वहां पर ऑक्सीजन की क्या पाई जाती है? कमी। अब इस दलदल में जो पौधे उगे हुए हैं, खास करके मैंग्रोव वनस्पति, आपने नाम सुना हो कभी, तो ये मैंग्रोव वनस्पति का कोई प्लांट है। अब मैं मिटा देता हूं इसे, यहां लिख देता हूं दलदली ओब्लिक लवणीय पादप या भूमि। अब इस भूमि में एक पौधा उगा हुआ है, ये रहा। अब क्या होगा? इस पौधे की जो जड़ें हैं, यहां पर ऑक्सीजन कम होने के कारण ये अंदर जाकर, पहले तो अंदर जाएगी लेकिन वापस कहां आ जाती है? बाहर। ये इस तरह से बाहर आ जाएगी। दो ही जड़ बना देता हूं मैं, ये दोनों बाहर आ गई। अब जब ये बाहर आती है तो इनका जो शीर्ष भाग होता है, यहां पे एक छेद होता है, और इन छेद युक्त जड़ों को ही किस नाम से जाना जाता है? न्यूमेटोफोर। इसको भी किस नाम से जाना जाएगा? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर रूट्स भी कहलाती है ये, यानी छिद्र युक्त जड़ें। अब ये क्या करती है? जड़ें, अंदर ऑक्सीजन लेवल नहीं मिला तो ये बाहर आकर ऑक्सीजन को क्या करती है? यहां ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, यहां पर भी ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, तो ये इस ऑक्सीजन को क्या करती है? ग्रहण करती है इस छिद्र के माध्यम से। देन ये ऑक्सीजन उत्तकों में चला जाएगा, मीन सेल्स में चला जाएगा, और यहां से अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ प्लांट्स में संवहन यानी वेस्कुलेशन करता रहेगा। अब श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो मुख्यतः ये जड़ें किन पौधों में पाई जाती है? दलदली पौधों में। रेस्पिरेटरी रूट्स, यह जड़ें मुख्यतः दलदल ओब्लिक लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों में पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? दलदली क्षेत्र में O2 की यानी ऑक्सीजन की कमी होती है।
जिसके कारण इन पौधों को O2 यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये रूट्स क्या करेगी, वापस से बाहर निकलेगी, कहां पर, वायुमंडल में। तो O2 की इस कमी को पूरा करने के लिए यह जड़ें भूमि के बाहर वायुमंडल में निकल आती है। इन जड़ों के शीर्ष भाग पर, ये जड़ का शीर्ष भाग है, इन जड़ों के शीर्ष भाग पर छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसे या जिसके माध्यम से यह वायुमंडलीय O2 को ग्रहण करते हैं। इस छिद्र को न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये लो, ये जो छिद्र था न्यूमेटोफोर कहलाता है, और इस छिद्र युक्त यानी न्यूमेटोफोर युक्त जड़ों को न्यूमेटोफोर रूट्स कहा जाता है। हालांकि अपन इसे पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं कि न्यूमेटोफोर रूट्स जो कार्य करती है रेस्पिरेशन, इस कारण से न्यूमेटोफोर रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक तो आप नोट कीजिए। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। इसे मैं मिटा देता हूं। अब दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति मुख्यतः कौन सी है, मैंग्रोव, जो लवणीय क्षेत्रों में, दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये डायग्राम भी आप नोट करें। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, दलदल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के लिए जड़ें कहां जाती है, बाहर। अंदर रहेगी तो ऑक्सीजन लेवल हमेशा क्या रहेगा, कम। जब तक दलदल है ऑक्सीजन लेवल कम बना रहेगा, इसलिए ये क्षेत्र जो अधिकांशतः दलदल ही बने रहते हैं, तो ये जड़ें कहां जाएगी, बाहर वायुमंडल में। और दलदल में उगने वाली जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, मुख्यतः मैंग्रोव वनस्पति। एग्जाम्पल, मैंग्रोव वनस्पति। वैसे पहले अपन इसका एग्जाम्पल लिखें, लवणोद्भिद पादप, लवणोद्भिद पादप, और इनको कहते हैं हेलोफाइट्स। और इसका जो एग्जाम्पल है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति के कुछ प्लांट्स के नाम मैं यहां लिख देता हूं। राइजोफोरा, अक्सर यही नाम पूछा जाता है, राइजोफोरा। और देखो स्पर्टिना, स्पोरोबोलस, सेलिकोर्निया,
सेलिकॉर्निया। इसके बाद देखो आप लिमोनियम, लिमोनियम। इसके बाद देखिए आप आर्मेरिया, अर्मेरिया, और एक और लिख लो एट्रिप्लेक्स। आदि। ये सारे के सारे प्लांट क्या हैं? मैंग्रोव वनस्पति है, हेलोफाइट प्लांट है। लेकिन अपन इसमें एक और प्लांट लिख लेते हैं, जुस्सिया नामक, जुस्सिया नामक एंजियोस्पर्म पादप, जुस्सिया नामक एंजियोस्पर्म पादप। इसमें भी श्वसन मूल पाई जाती है। ये अपना कंप्लीट हुआ तीसरा टॉपिक, जिसका नाम था श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स, जो रेस्पिरेशन का काम करती है। और इससे पहले वाली जो दो जड़ें अपन ने पढ़ी थी वो यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, यानी बैलेंस बनाए रखने में सहायक थी। और इस वाली जड़ का मुख्य कार्य क्या था? रेस्पिरेशन करना, इसलिए इसको नाम दिया रेस्पिरेटरी रूट्स। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रकार की जो रूट्स है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जड़ें, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रूट्स होती है, जो हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है प्रोटीन का निर्माण करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देखो पहले तो टॉपिक लिख देता हूं मैं यहां पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इंग्लिश में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जड़ें। अब ये रूट्स क्या होती है? सबसे पहले देखो मैं समझा देता हूं कि ये रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करती है। इस प्रकृति में मनुष्य की बात करें तो हमें जितने भी जंतु हैं, जंतुओं को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी रिपेयरिंग के लिए, जो मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में समझाया था, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन में 4 एलिमेंट होते हैं। अब ये चौथा एलिमेंट है नाइट्रोजन, वरना ये 3 एलिमेंट तो अपने को कार्बोहाइड्रेट में भी मिल जाएंगे और लिपिड में भी मिल जाएंगे। ये अपन ने पढ़ा था फूड एंड न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट में भी 3 एलिमेंट मिल जाएंगे CHO, लिपिड में भी 3 एलिमेंट मिल जाएंगे CHO। लेकिन अपन प्रोटीन का यूज कर रहे हैं किसके लिए? इस चौथे एलिमेंट के लिए, नाइट्रोजन के लिए। लेकिन मजबूरी क्या होती है कि कोई भी जंतु नाइट्रोजन को वायुमंडल से डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता, वरना 78% डायरेक्ट ले लो, लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि सामान्य ताप और दाब पर नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है। ये बॉडी के अंदर तो जा रही है लेकिन किसी से भी क्रिया नहीं करेगी, अक्रिय गैस होने के कारण सामान्य ताप और दाब पर ये अंदर जाकर किसी से क्रिया नहीं करेगी, वैसी की वैसी बाहर आ जाएगी। यानी जितनी मात्रा में अंदर गई उतनी मात्रा में बाहर आ गई। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन के लिए हमें ओनली नाइट्रोजन की आवश्यकता है प्रोटीन के रूप में, क्योंकि CHO तो अपन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से भी प्राप्त कर रहे हैं। अब दिक्कत ये हो गई कि नाइट्रोजन को अगर वायुमंडल से सीधे ग्रहण नहीं कर सकता कोई भी जंतु, तो फिर हम नाइट्रोजन को किससे प्राप्त करते हैं? तो फाइनली प्रत्येक जंतु, जैसे हम मनुष्य भी, नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दालों का। मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? दालों का। तो ये दाल कुल का पौधा है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होता है, फली वाले पौधे, शिंब कुल, लेग्यूमिनेसी प्लांट। इनमें जो फलियां आती है, ये फली है, और इनके अंदर जो दालें होती है, दाल, जो भी दाल है, इसके अलावा जैसे मटर, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब प्रोटीन के लिए फेमस है। अब इनकी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। अपन ये पढ़ते प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? स्पाइरुलिना नामक शैवाल में। लेकिन सामान्यतः हम
किससे ग्रहण करते हैं? दालों से, यानी इन दालों में CHON नामक चारों एलिमेंट प्रेजेंट है। तो CHO की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। लेकिन दिक्कत क्या थी, हम प्रोटीन को डायरेक्ट वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन यही दिक्कत पेड़ पौधों के साथ भी है, पेड़ पौधे भी डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन फिर इनकी बॉडी में नाइट्रोजन कैसे आया? तो पेड़ पौधों के साथ एक अच्छी बात क्या होती है कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी ये इस रूप में तो ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन किस रूप में ग्रहण कर लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है कि ये पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल नहीं सकते। ग्रहण तो कर लेंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, लेकिन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम ये भी नहीं कर सकते। तो प्रकृति में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। अब वो जीवाणु कहाँ रहते हैं? इस दाल, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, जो भी प्लांट है ये, इसकी जड़ में। अब इस पौधे के लिए रिक्वायरमेंट केवल एक ही है कि नाइट्रोजन को अगर कोई नाइट्रेट में बदल के दे दे तो ये पौधा नाइट्रेट को ग्रहण करेगा और किसका निर्माण कर देगा? प्रोटीन का। लेकिन अब बदलने का काम सिर्फ कौन करते हैं? कुछ जीवाणु, ये रहे। अब ये पौधा क्या करता है? एक वैकेंसी निकालता है कि मुझे ऐसे जीवाणुओं की आवश्यकता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दें। उनका रहना और खाना फ्री ये पौधा देगा, और बदले में उनसे तो क्या प्राप्त करेगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के दे दो, और बदले में ये इस कार्य के बदले में क्या देगा? उन्हें रहना और खाना फ्री। तो रहना और खाना फ्री कैसे देगा ये भी देख लो। इस पौधे ने इन जीवाणुओं को नौकरी पे रखा, आवास और भोजन दोनों फ्री दे रहा है। तो इस पौधे की जो जड़ होती है, ये तो है जड़, और जड़ के अंदर ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है इसके अंदर पाई जाने वाली गांठें, और इन गांठों को किस नाम से जाना जाता है? नोड्यूल, नोड्यूल्स। और इन गांठों के अंदर कौन रहेंगे? बोरी बिस्तर डाल के अपने जीवाणु, बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करके दे दे? नाइट्राइट में बदल के दे दें। अब जीवाणुओं को क्यों रखा है इस पौधे ने अपने अंदर जड़ों की गांठों में? क्योंकि ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। तो ये जीवाणु इसने रख लिए, और बदले में जीवाणु को क्या दे रहा है? रहना और खाना फ्री। तो अपन यहां पे देख लेते हैं कि यह जड़ें मुख्यतः फली ओब्लिक, यहां मैं ये अंडरलाइन लगा देता हूं, फली ओब्लिक शिंब ओब्लिक लेग्यूम युक्त पादपों, अर्थात अब कुल का नाम लिख रहा हूं, लेग्यूमिनेसी पादपों में पाई जाती है। इनमें पाई जाती है। अब क्या कार्य करती है? यह जड़ें अपने भीतर उपस्थित गांठों में, गांठों का मतलब नोड्यूल, गांठों में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं को रखती है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं एक बार, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को N2
नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। अच्छा, यहां पे अब मैटर यह आता है कि अपने को इससे मतलब नहीं है यहां पर के जीवाणु कौन कौन से हैं, क्योंकि अपन जब पादपों में पोषण नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अपना मेन पर्पस क्या था, इन जड़ों के बारे में जानना जो अपनी गांठों में ऐसे जीवाणुओं को रखते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इसलिए इन जड़ों को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जड़ें कहते हैं, और अपना टाइटल भी यही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जड़ें। अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अपन वैसे तो लिख चुके हैं कि ये कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनमें फलियां आती है, वो सारे प्लांट किस में आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जड़ों में। तो यहां तक तो आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल वही है जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है। एग्जाम्पल शिंब ओब्लिक फली ओब्लिक लेग्यूम पादप अर्थात लेग्यूम मिनेसी पादप। इसी के साथ अपना चौथा वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद दो तीन छोटे छोटे टॉपिक और हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। विशेष प्रकार की जड़ों में आते हैं, इसलिए अपन लिख लेते हैं कुछ और भी टॉपिक। जैसे एक अच्छा टॉपिक है कि हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का काम मुख्यतः पत्तियां करती है और उसके बाद तना भी करता है। यानी पौधे के तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, जड़, तना, पत्ती। तो तना और पत्ती दोनों प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, लेकिन जो जड़ होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करती है। फिर भी कुछ पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण का काम कर लेती है। वो सब पौधे अपवाद में आते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। लेकिन अगर उन पौधों की जड़ें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर रही है, इसका मतलब वो सारे पौधे किस में आएंगे, अपवाद में। तो अगला है अपने पास, शायद 5 नंबर चल रही है, पहले मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, शुद्ध हिंदी में, कि भाई कार्य के आधार पर प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ें, और इन्हीं को कहते हैं स्वांगीकृत जड़ें, एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स। स्वांगीकृत जड़ें यानी वह जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करके स्वयं अपना भोजन बना लेती है, क्या कहलाती है, स्वांगीकृत जड़ें। वह जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करके, जैसा कि हमने पढ़ा कि पौधों की जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, लेकिन कुछ पौधों की जड़ें अगर कर लेती है तो अपन उन्हें किस नाम से जानते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण करने वाली जड़ें यानी स्वांगीकृत जड़ें। वह जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न करके स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर लेती है, स्वांगीकृत जड़ें यानी एसिमिलेटरी रूट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो इनके, इसके एग्जाम्पल में टीनोफाइलम, टीनोस्पोरा, एक अपन लिखते हैं ट्रापा जिसका नाम है सिंगाड़ा। यहां तक लिखो आप।
एक और लिखा देता हूं मैं यहां पर, पोडोस्टर्मोन। एक और अच्छा प्लांट है कोडिफोलिया आदि। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी जड़ें क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करती है, और इसी वजह से इनको किस नाम से जाना जाता है, स्वांगीकृत जड़ें। एक 5 नंबर का टॉपिक हो गया अपना। 6 नंबर पर अपन ने पहले भी लिखा था आरोहण करने वाली जड़ें, यानी आरोही जड़ें, आरोहण करने वाली जड़ें। आरोहण करने वाली जड़ें, या फिर इनको शॉर्ट में कहते हैं आरोही जड़ें, क्लिंबर रूट्स। इन पौधों की जड़ें किसी अन्य पादप या किसी अन्य पौधे पर, अन्य पौधे के संपर्क में आकर ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती हैं। अतः इन्हें आरोही जड़ें कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो इनके। एक तो अपन ने ऑलरेडी पहले लिखा था मनी प्लांट, एक और लिख लो पान, जिसे पाइपर बेटल भी कहते हैं। ये अच्छे एग्जाम्पल हुए अपने पास पाइपर। आरोहण करने वाली जड़ें भी हमने लिख ली। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी अपन लिख लेते हैं। एक होगा अपने पास चूषक जड़, सकिंग रूट्स जिसे कहते हैं। चूषक जड़, सकिंग रूट्स, ये क्या करती है किसी अन्य पौधे पर, ये क्या करती है किसी अन्य पौधे पर लगेगी और उस अन्य पौधे से अपनी जड़ों के माध्यम से उससे पोषक पदार्थों को अवशोषित करती रहेगी, यानी चूसती रहेगी। इसीलिए इसको नाम दिया गया है चूषक जड़ें। देखो इधर, इन पादपों की जड़ें किसी अन्य पौधे पर स्थापित होकर उससे पोषक माध्यम, उससे पोषक माध्यम
अवशोषित करती रहती है, अतः इन्हें चूषक जड़ें यानी सकिंग रूट्स कहते हैं। फाइनली एग्जाम्पल अमरबेल, कुस्कुटा, इसको डोडर प्लांट भी कहते हैं। एक और देख लेते हैं अपन, यहां पर 7 तो हो गई, 8 नंबर पर एक और देख लेते हैं अपन। यहां पर चूषक जड़ हो गई अपनी, एक बटरस प्रकार की जड़ भी होती है, बटरस या पुष्ता, पुष्ता अथवा बटरस जड़। ये क्या होती है, ऐसी जड़ें जो जमीन में काफी इस तरह से ब्रांच निकाल कर जमीन के ऊपर आ जाती है और फैली हुई अलग ही दिखाई देती है, जमीन पर ही फैल जाती है और अलग ही दिखाई देती है सब तरफ, यानी तना जहां स्थापित होता है भूमि में, तो ये जड़ें ऊपर की तरफ ही जमीन में फैली हुई चारों तरफ दिखाई देती है। इन पादपों या इन पौधों की जड़ें भूमि के ऊपर फैली हुई दिखाई देती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टर्मिनेलिया पादप। यहां तक आप नोट करो, ये अपना विभिन्न प्रकार की जो जड़ें होती है, जो रूपांतरित होकर विभिन्न प्रकार के रूप दर्शा रही है, वो सारी की सारी अपन ने पढ़ी। इसके बाद 2-3 अच्छे पॉइंट और हैं, वो भी अपन लिख लेते हैं, उसी के साथ अपना ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। जड़ों के बारे में अपन देखते हैं कि जड़ें हमेशा भूमि के अंदर जाती है, यानी प्रकाश से दूर भागती है। जबकि तने और पत्ती की दिशा प्रकाश की तरफ होती है, यानी पॉजिटिव रहती है, और रूट्स प्रकाश के प्रति क्या होती है, निगेटिव होती है। देखो इधर एक नोट लिखने वाले हैं अपन, नोट। देखो कोई भी पादप की जड़ हो, ये सन लाइट प्रकाश और भूमि अपनी तरफ क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये जो जड़ है, एक तो प्रकाश के प्रति पूछी जाती है कि इसका प्रकाश के प्रति क्या व्यवहार है, और इस जड़ का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति क्या व्यवहार है, बिहेवियर फॉर लाइट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम देखते हैं कि जड़ प्रकाश से दूर भागती है, तो हमने इसके बारे में लिखा कि ये प्रकाश के प्रति निगेटिव होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। लेकिन हमने देखा कि ये जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती।
क्लियर। तो पौधों की जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो यहां पे एक लाइन लिख देता हूं मैं, पेड़ पौधों की जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती व धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। लेकिन इसका अपवाद बताओ। इस लाइन का अपवाद, एक विशेष प्रकार के पादप की जड़ें होती है जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं, श्वसन मूल। और ये किसमें पाई जा रही थी? लवणोद्भिद ओब्लिक हेलोफाइट। पौधों में पाई जाने वाली जड़ें। हमने क्या देखा था कि जो हेलोफाइट प्लांट थे, लवण में उगने वाले यानी दलदल में उगने वाले, वो जमीन के अंदर तो गई थी लेकिन वापस कहां गई थी? बाहर। अब ये जड़ें प्रकाश की तरफ गति कर रही है। इसका मतलब ये प्रकाश के प्रति निगेटिव नहीं है, ये प्रकाश के प्रति पॉजिटिव है और गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ नहीं जा रही। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जा रही है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के क्या है? निगेटिव। तो अधिकांश जड़ें प्रकाश के लिए तो होती है निगेटिव, अंदर जाती है, और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होती है पॉजिटिव क्योंकि अंदर जा रही है। तो आप चाहो तो यहां अपवाद लिख सकते हो, अपवाद। सबसे पहले तो एग्जाम्पल, अधिकांश पादप या अधिकांश पौधों की जड़ें, यहां पे भी एग्जाम्पल लिखना चाहूं धनात्मक का तो अधिकांश पौधों की जड़ें, वैसे तो मैंने लिख दिया नीचे, इस लाइन में लिखा है कि पेड़ पौधों की जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती व धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। और अपवाद कौन होती है? रेस्पिरेटरी रूट्स, क्योंकि वो प्रकाश की तरफ जाती है तो पॉजिटिव होगी प्रकाश के लिए, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी ऊपर की तरफ आ रही है तो निगेटिव हो गई गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। तो श्वसन मूल प्रकाश के प्रति तो क्या होगी? पॉजिटिव, और श्वसन मूल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति क्या होगी? निगेटिव। ये लो, थ्योरी पूरी नीचे लिखी हुई है। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था जिसका नाम था रूपांतरित प्रकार की जड़ें, वो कंप्लीट हुआ है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें जितना भी बचा हुआ है।